पावर और एक न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट में खड़ा होना। सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था डॉलर का यूज करने के लिए। अमेरिका के इस स्टेप से सऊदी का बहुत बड़ा जैकपॉट लगा, लेकिन इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और फांसी दी गई। यूएस ने पूरे ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए, ये प्लान भी उसी समय रुक गया। लेकिन इनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट कराई गई और गद्दाफी जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट हुई, क्योंकि इससे सिर्फ रशिया के ऊपर ही सैंक्शन नहीं लगे, बाकी सबका भी बहुत नुकसान हुआ और यही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी यूएस से पंगा लेने से 10 बार सोचता है। देखिए, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन सबकी करेंसी छोड़ के डॉलर को ही क्यों ग्लोबल करेंसी बनाया गया? ऐसी क्या मजबूरी थी बाकी देशों की कि यूएस डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी मजबूरन बनाना पड़ा? चाहे कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, रशिया ही क्यों ना हो, यूएस अगर सैंक्शन लगा देता है तो रातों रात उस देश की इकोनॉमी जमीन पे क्यों आके खड़ी हो जाती है? और खाली यूएस के सैंक्शंस की ही क्यों बात होती है? ये जो बाकी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बाकी देश अगर सैंक्शन लगाए तो उसकी बात क्यों नहीं होती? उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? यूएस ये जो डॉलर है इसको एक तरह से वेपनाइज करके बाकी देशों को चेक में जो रखता है, इसके पीछे असली रीजन क्या है? और ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। यूएस डॉलर की जो इकोनॉमिक्स है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उसको समझे बिना जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो सिर्फ दो देशों का ट्रेड देख के आप बता दोगे कि इनके रिलेशन कैसे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज से हजारों साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे करेंसी जो थी वो नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब कि किसी के पास अगर टमाटर है, उसको चावल की जरूरत है, तो उसने जिसके पास चावल है उसको टमाटर देके चावल ले लिया। इसी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे। तो अब होता क्या है कि ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे बार्टर सिस्टम वाला, इसमें छोटे अमाउंट पे लेन देन करना तो ठीक था, लेकिन जब बड़े अमाउंट में डील करना होता था तो दिक्कत आती है। जो टमाटर है, चावल है, ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी। तो लोगों के पास बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ऐसी चीज में डील करना चालू किया जो खराब ना हो, जैसे वैल्यूएबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद होने क्या लगा कि आप इसको संभाल के रख लो और जितना मर्जी टाइम तक के लिए रखो, खराब तो होगा नहीं। तो लोग इसको संभाल के रखते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से जिस चीज की जरूरत होती थी इसको देके उसकी जगह वो चीज ले लेते थे। और इसमें लीडिया ने क्या किया कि इसने गोल्ड, सिल्वर, इन सब के कॉइन्स बना दिए ताकि लोग आसानी से ट्रेड कर सके। तो ये जो स्टेप लिया लीडिया ने, इसके बाद सोने, चांदी, इनके जो सिक्के होते थे ये चलन में आने लगे। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जैसे जब लोग ट्रैवल करते थे और लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते थे और बहुत बड़ा ट्रेड करना होता था, तो ये जो गोल्ड, सिल्वर है, ये काफी भारी होते थे। इनको मैनेज करना, रास्ते में चोरी से बचा के रखना और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना, इसमें दिक्कत आती थी। तो टाइम के साथ साथ ये जो दिक्कत थी, इसका भी लोगों ने सोल्यूशन निकालना चालू किया। मान लो किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है गोल्ड लेके, तो दिल्ली के अंदर कोई व्यापारी है, उसको ढूंढ लेते थे लोग और उससे कहते थे कि देखो, हमें इतना सारा सोना लेके ट्रैवल नहीं करना है, आप ही हमारा गोल्ड आदमी पे बस ट्रस्ट करके करेंसी का यूज होने लगा। लोग अपने करेंसी में जो ये ट्रेड करते थे आपस में, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी बनने लगी थी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था। लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे। जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है, उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। और कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे, क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिवली जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बनाना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी। और इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 1913। ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते हैं और पिक्चर में आने लगता है यूएस डॉलर। और रीजन था इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। ये वो टाइम था जब यूके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लड़ाई और हथियार के चक्कर में 7.8 बिलियन पाउंड का डेट आ जाता है यूके के ऊपर। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, उस टाइम के हिसाब से ये काफी बड़ा अमाउंट था। जो इनकी पूरी जीडीपी थी उसका 25% इनके ऊपर कर्ज आ गया था। गोल्ड रिजर्व एकदम खत्म हो गए थे और जहां पूरे वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा होने लगा। उल्टा इनको कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इसमें यूएस शुरू में तो न्यूट्रल रहता था, चुपचाप रहता था। कंट्रीज जो लड़ रही थी उनको हथियार बना बना के बेच रहा था, गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा था अपना। और बाद में भी जब यूएस इस वॉर में घुसता है तो उसने हथियार, फूड ग्रेन वगैरह दे के बहुत सारे पैसे बनाए। इससे यूएस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इस वॉर में यूएस पैसा तो बना रहा था, लेकिन इस टाइम पे भी यूएस उतना आगे नहीं था, क्योंकि यूएस के पास सेंट्रल बैंक वगैरह नहीं थे। ट्रेड जो यूएस करता था उस पर भी काफी रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन इस वॉर में इसने अपने गोल्ड रिजर्व जो थे उनको भरा और अपनी कंट्री के
के अंदर सेंट्रल बैंक्स बनवाए, कई तरह के फेडरल रिजर्व एक्ट लेके आए और अपने आप को पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, आने वाला टाइम और बढ़िया था यूएस के लिए। अब देखिए आज की डेट की बात करें तो यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो नहीं है, इनफैक्ट इंडिया से भी यूएस काफी सर्विसेज आउटसोर्स करता है, स्पेशली वहां के टेक सेक्टर में। यही रीजन है कि आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर स्किल्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स की डिमांड विद टाइम और बढ़ती जा रही है और आप भी इस ग्रोइंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। स्केलर एक बहुत पूरी दुनिया का खत्म होता है, सारे जो देश थे ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस एकदम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था, बाकी सबकी हालत खराब थी।